मित्रों, आज के लेक्चर में हम कांट के नैतिकतावादी सिद्धांत एवं उन्होंने जो लोकतांत्रिक विचार के स्वरूप को नैतिकता से जोड़कर उन्होंने जो जानकारी दी, अपना सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत एक्चुअली में देखा जाए मनुष्य के हित में एवं मनुष्य के एक नैतिक विकास के हित में उन्होंने अपने को देखा जाए तो सार्वजनिक नियम में भी नैतिकता सिद्धांत को ही जोड़ने का प्रयास किया था। वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वयं में विवेकशील प्राणी है, वो स्वयं से उन ज्ञान एवं अवधारणाओं से अवगत है। अगर वो कोई कृत्य करता है तो निश्चित रूप से वो अपनी विवेकशील तार्किक बुद्धि से ही वो उस कृत्य को करता है, और ऐसा कोई कृत्य जैसे कि अनुचित है तो वो राजतांत्रिक व्यवस्था वहाँ की जो वहाँ पे जो राज्य की जो व्यवस्था होगी तो उस व्यवस्था द्वारा उसको नियंत्रण भी किया जा सकता है। लेकिन उनके विचार यही थे कि जो व्यक्ति रहेगा वो अपने स्वयं में साध्य है, तो वह कोई भी कृत्य करने के लिए विवेकशील स्वतंत्र है, और वो स्वतंत्रता देखी जाए तो वो नैतिकता से युक्त है, क्योंकि हर जो वो मनुष्य को एक नैतिकतावादी युक्त प्राणी मानते हैं। वो यही कहते हैं कि विवेकशील व्यक्ति अगर कोई कृत्य करता है तो वो एक तर्कसंगत कृत्य है, एक नैतिक निर्णय कृत्य है। अगर उसके द्वारा दिए गया कोई भी दिशा निर्देश अगर वो करता है तो वो एक राइट डिसीजन मेकिंग को ही प्रोसेस करता है, राइट, और उसमें किसी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप वगैरह नहीं हो सकता है। यानी कि मनुष्य किसी भी कृत्य करने के लिए स्वतंत्र है, और वो स्वतंत्रता जो दी है वो उन्होंने एक नैतिकता को धारण करते हुए एक स्वतंत्रता की जो परिकल्पना की उन्होंने, वो एक नैतिक विकास एवं उनकी पूर्ण रूप से एक नैतिकतावादी युक्त एक सद्गुणी व्यक्ति को इन्होंने एक सबसे ज़्यादा सामंजस्य बिठाने की स्पष्ट विवरण दिया है। तो इसी के बारे में आज थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जो कांट विचारक रहे हैं, इमैनुअल कांट जर्मन दार्शनिक विचारक थे, जिन्होंने व्यक्ति को महत्व देते हुए, एक प्रकार के व्यक्तिवादी विचारक ही थे, जिन्होंने व्यक्ति को महत्व देते हुए उससे संबंधित जो भी नैतिक अवधारणाएं हैं, नैतिक विचार हैं, वो मनुष्य में किस प्रकार से जागृत होते हैं और वो मनुष्य उन चीज़ों से कैसे निहित है। यानी कि मनुष्य ही एक नैतिकता युक्तवादी प्राणी है, जो निश्चित रूप से वो उन सद्गुणों से युक्त है जो मनुष्य को अंतर्गत उन्होंने प्रकृति द्वारा उनको दे गई हैं, राइट। तो इनके जो विचार थे वो मनुष्य को ही सद्गुण मानते हैं, और उनके जो विचार हैं वो एक्चुअली में नैतिकतावादी और सद्गुणी विचारों से भरपूर हैं। तो इनके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इनके विचार देखे जाएं तो मनुष्य को किस प्रकार से इनके विचार, मनुष्य से व्यक्तिवादी विचारक में इनकी किस प्रकार की प्रवृत्तियां रही हैं। जहां तक देखा जाए तो इनके एक जो विचार हैं वो सीधे सीधे सद्गुणी से संबंधित हैं, और यही कहते थे कि मनुष्य जो अपनी चेष्टा रखता है वो चेष्टा एक प्रकार की प्रतिबल है, यानी कि उस डिसीजन मेकिंग को ध्यान में रखते हुए वो कृत्य करता है और वो निश्चित ही उस कृत्य में सफल हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं देखे जाएं तो एक आंतरिक विचार की अवधारणा को हम ले सकते हैं, एक चिंतन प्रक्रिया से ले सकते हैं कि अगर वो उस चीज़ को अपनाता है तो उस चीज़ से क्या है, वो निश्चित तौर पर अपने को एक विवेक को जागृत करेगा, और वो नैतिकता के जो नियम है, निर्धारण है, जो प्रकृति नैतिकतावादी मूल्य हैं, उनको फॉलो करता है। तो ये जो विचार दिए हैं उन्होंने, उनमें ये स्वयं में एक जागृत होते हैं। यानी कि मनुष्य जो है इन चीज़ों को जागृत जब कर लेता है तो निश्चित रूप से वो एक स्वतंत्र नैतिकता युक्त स्वतंत्र व्यक्ति माना जाता है। तो इस प्रकार के इनके विचार थे, तो हम इसकी थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। और सबसे ज़्यादा इनके अगर विचार देखोगे तो ये आदर्शवाद से समृद्ध थे, और उन्होंने विवेक को महत्व दिया, और विवेक को उन्होंने इस आधार पर महत्व दिया कि विवेक के अंतर्गत ही राजनीतिक व्यवस्था आएगी, विवेक के अंतर्गत ही सामाजिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं एवं मनुष्य की जो चिंतनशील प्रक्रिया है, या मनुष्य जिन तर्क बुद्धि पर अपना कृत्य करेगा वो विवेक पर ही निर्भर रहेगा। तो उन्होंने मनुष्य के चरित्र का जो आधार माना तो वो एक विवेक के आधार पर माना कि मनुष्य की एक अपने जो नैतिक विचार हैं वो एक प्रकार के देखे जाएं तो वो एक सार तत्व हैं, जो जहाँ तक देखा जाए तो रूसों की तात्विक इच्छा पर निर्भर है। तो इस प्रकार के इनके विचार थे। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने व्यक्तिवादी विचार में जो व्यक्ति की प्राथमिकता को महत्व माना, और व्यक्ति की प्राथमिकता में अगर देखा जाए तो व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, ठीक।
व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और वो स्वतंत्र है किसी भी कृत्य करने के लिए, और वो जो कृत्य रहेगा विवेकशील प्राणी होने के नाते वह कृत्य नैतिक रहेगा। यानी कि मनुष्य का जो कोई भी कृत्य है वो नैतिकता से जुड़ा हुआ है और वो नैतिक सद्गुणी व्यक्ति है, नैतिक सद्गुणी व्यक्ति है, और वो स्वेच्छा से अपने किसी भी कृत्य को अगर वो करता है तो निश्चित रूप से वो नैतिकता से जुड़ा हुआ है। यानी कि इन्होंने मनुष्य को एक प्रकार का परे मान लिया, यानी कि मनुष्य ही सब कुछ है, मनुष्य एक प्रकार का सर्वोपरि है, जो कोई भी निर्णय अगर लेता है वो अपने उसके लिए स्वतंत्र है, और वो स्वतंत्रता जो है वो किससे जुड़ी हुई है, नैतिकता से है। तो इन्होंने नैतिकता की जो स्वतंत्रता की परिकल्पना की थी वो एक्चुअली में मनुष्य के बिहेवियर या मनुष्य के जो भी अपने एक नियम हैं जो निर्धारण किए हैं मनुष्य ने, वो उसी नैतिकता से जुड़े हुए हैं जिस पर वो कृत्य करता है। तो ये आप समझ सकते हो कि इनकी एक जो नैतिकता युक्तवादी जो पद्धति रही है वो सद्गुणी व्यक्ति के विचार को किस प्रकार स्पष्ट करती है, ये इन्होंने व्यक्तिवादी प्राथमिकता को इन्होंने महत्व देते हुए एक चिंतन प्रक्रिया का एक निर्धारण किया था। राइट। तो सबसे पहले हम यही जानकारी करना चाहेंगे कि इनका थोड़ा अगर आप सिद्धांत समझेंगे तो ज़्यादा कठिन भी नहीं है, फिर भी इनका कई अन्य जो विचारक रहे उनसे थोड़ा टफ माना जाता है। तो इमैनुअल कांट की जो बात करते हैं, पहली बात तो ये है इमैनुअल कांट जो थे वो एक्चुअली में एक व्यक्तिवादी दार्शनिक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी समृद्धि के लिए और अपने विकास के लिए स्वयं को स्वतंत्र समझते थे। स्वयं को स्वतंत्र इसलिए समझते थे, वो यही चाहते थे कि जो मनुष्य है वो एक नैतिक प्राणी है, और नैतिक प्राणी यदि वो है तो वो अगर कोई भी कृत्य करता है तो निश्चित रूप से उनके कृत्य जो रहेंगे वो विवेक पर आधारित रहेंगे, और इस कृत्य पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। यानी कि जो भी व्यक्ति कोई भी निर्णय लेता है, ठीक है, अगर वो निर्णय लेता है तो निश्चित ही विवेक पर आधारित होगा। यानी कि इनका अर्थ ये है कि व्यक्ति जो है वो स्वयं एक नैतिकता युक्तवादी व्यक्ति है, वो कोई अनुचित निर्णय नहीं ले सकता है। अगर ऐसा अनुचित निर्णय अगर किसी आधारवश हो भी जाता है, वैसे तो नहीं होगा, संभावना नहीं है, हो भी जाता है, तो वहाँ पे जो राज्य है वो अपनी नैतिकता सिद्धांत को अपनाते हुए इस चीज़ का खंडन कर सकता है कि अगर इसके कृत्य कोई भी विवेक निर्णय लेता है तो वो इसके लिए तो स्वतंत्र है। अगर हो सकता है कि मनुष्य तो वैसे भी नैतिकता प्राणी उन्होंने माना है, तो उन्होंने तो पहली बात तो यही कहा है कि वो अनैतिक कृत्य अपना नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वो नैतिकता से युक्त है। अगर जो भी कृत्य वो अपनाता है वो कृत्य सीधे सीधे उसके नैतिक से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो सही हो गलत हो। राइट। अगर वो जो रॉन्ग डिसीजन अगर वो लेता है तो वो भी उनका जो कृत्य है वो कृत्य राज्य द्वारा तो नियंत्रण किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो नैतिकता से किए जाएंगे, क्योंकि जो भी उसने कृत्य किया है वो विवेक पर आधारित है। तो इन्होंने सर्वोपरि विवेक को ही माना कि मनुष्य एक व्यक्तिवादी प्राणी है, वो विवेकशील है, तो वो कोई भी कृत्य करने के लिए स्वतंत्र है। अगर वो कृत्य उचित करता है तो वो मानवीय विकास के लिए एक सर्वोपरि माना जाएगा। अगर वो कृत्य कोई भी अनुचित तरीके से करता है तो वो भी विवेक पर ही आधारित है, उसे राज्य व्यवस्था द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन वो जो कृत्य कर रहा है वो नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आएगा। ऐसा इनका एक सिद्धांत रहा है व्यक्तिवादी प्राथमिकता में। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं। तो इनकी कुछ बुक्स हैं, थोड़ा आप लिखना चाहो लिख सकते हो। इनकी जो बुक्स हैं वो बुक्स हैं द क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन, एक तो बुक ये है। दूसरी बुक इनकी ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स, ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स, द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स। राइट। तो ये इनकी दो बुक्स हैं और इन्हीं बुक्स में इन्होंने पूरे सिद्धांत को निहित किया है और समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य का जो एक व्यक्तिगत जीवन है वो किस प्रकार का होना चाहिए
और वो साथ ही साथ सार्वजनिक जीवन से निहित जो भी पद्धतियां हैं या जो भी उससे जुड़ी प्रणालियां हैं उसको भी ध्यान में रखे। तो उनके जो विचार हैं, इन बुक जो दी गई हैं, जैसे क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन है, ग्राउंड वर्क्स ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स हैं, इसके अंतर्गत उन्होंने काफ़ी डिटेल से समझाने का प्रयास किया है कि नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना किस प्रकार की होनी चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि रूसो से ये प्रभावित थी। तो रूसो अगर देखा जाए तो रूसो का एक समान इच्छा का जो सिद्धांत है इससे भी काफ़ी प्रभावित थे। दूसरी बात, ये उनकी तात्विक इच्छा के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, जो तात्विक इच्छा होती है वो एक दीर्घकालिक निर्णय लेने के लिए सर्वोपरि है। अगर ये एक एक्चुअली में ये राइट डिसीजन ही लेती है और ये समुदाय को हित प्रदान करती है, ठीक। और जो भी सामूहिक कृत्य जो समुदाय लेंगे वो निश्चित रूप से तात्विक इच्छा पे ही निर्भर करेंगे, जो दीर्घकालिक प्रयोजन हेतु उचित मानी जाती है। तो ये तात्विक इच्छा है और इसी इच्छा से तात्कालिक इच्छा का नष्टीकरण किया जा सकता है। तो रूसो के जो सामान्य इच्छा एवं तात्विक इच्छा, इन दो विचारों से ये कांट काफ़ी प्रभावित थे। ये इन्होंने इस तात्विक इच्छा को देखा जाए तो नैतिकता से जोड़कर देखा है। इन्होंने देखा कि नैतिकता एक प्रकार की मनुष्य की एक वह सर्वोपरि एक साधन के रूप में एक उचित माध्यम होता है जो मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी बनाता है। और मनुष्य एक निश्चित रूप से अगर कोई कृत्य करता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो उसके राइट डिसीजन होने चाहिए, साथ ही साथ दीर्घकालिक निर्णय में मनुष्य की चेतना गुणवत्ता होनी चाहिए, ताकि सामने वाला जो बंदा है या व्यक्ति है या सार्वजनिक हित हम कह सकते हैं वो तात्विक इच्छा पर निर्भर हो। यानी तात्विक इच्छा एक प्रकार की जो देखा जाए तो मनुष्य के एक अपने आंतरिक गुणवत्ता से ही जुड़ी हुई है, लेकिन ये एक प्रकार से सामुदायिक है, ठीक है, ये सामुदायिक है। लेकिन इन्होंने जो तात्विक इच्छा को रखा है वो एक व्यक्तिवादी सिद्धांत के अंतर रखा। इन्होंने यही कहा है कि जो तात्विक इच्छा है, वैसे रूसों की सामुदायिक रूप में थी तात्विक इच्छा, ठीक है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो तात्विक इच्छा देखी जाए तो नहीं होती है, जबकि ये तात्कालिक इच्छा होती है। अगर आप तात्विक इच्छा को अगर आप उजागृत करते हो, अगर आप अपने अंदर रखते हो, तो निश्चित ही दीर्घकालिक प्रयोजन के लिए आपकी जो रणनीतियाँ रहेंगी वो कहीं ना कहीं सामान्य हित एवं व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए दोनों को एक समन्वय स्थापित करेंगे। तो इसलिए इनकी तात्विक जो इच्छा रही थी वो व्यक्तिवाद के रूप में रही। और व्यक्तिवादी में तात्विक इच्छा का अर्थ ये है कि जो भी मनुष्य अगर कृत्य करेगा वो तो निश्चित रूप से वो एक स्वतंत्र है, ठीक है, वो नैतिकता एक स्वतंत्र है। और नैतिकता युक्त स्वतंत्र में अगर आप तात्विक इच्छा का प्रयोग करते हो, प्रयोजन उसका अगर लेते हो, तो निश्चित रूप से आप भविष्य में वो सभी आयामों को या वो सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हो जो आपके जीवन या आपके नैतिक जीवन को संकट से घिरती हों। यानी कि तात्विक इच्छा जो है वो निर्णायक रूप में माना, और ये तात्विक इच्छा ही मनुष्य को आगे के जितने भी संकट हैं या परिस्थितियां हैं उनसे समाधान के लिए तात्विक इच्छा एक महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता के माध्यम से ही आगे भविष्य की कामना को करते हुए, उनकी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए वो यह विचार करने के लिए योग्य है कि वो आगे वाले जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियां या समस्याएं जो मनुष्य जीवन जीता है उनको तात्विक इच्छा के माध्यम से उनका नष्टीकरण किया जा सकता है, उनका निदान किया जा सकता है, राइट। तो इसलिए उन्होंने तात्विक इच्छा और ये सामान्य इच्छा का एक प्रकार से उन्होंने भी विचार दिया था कि सामान्य इच्छा एक प्रकार की मनुष्य की अपनी एक मनुष्य नैतिकता युक्तवादी प्राणी है, राइट। अगर वो कोई कृत्य करता है तो निश्चित रूप से उसके द्वारा कृत्य किए गए वो नैतिक स्वतंत्र हैं, और अगर नैतिक कृत्य है तो निश्चित रूप पर राज द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये वो स्वेच्छा से करता है, तो उसकी एक सामान्य इच्छा है, ठीक। वो सामान्य इच्छा के अंतर्गत ही तो मैंने तात्विक इच्छा को उन्होंने रखा था, ठीक है। तो सामान्य इच्छा का ही एक मूल बिंदु है जो मुख्य माना जाता है तात्विक इच्छा। तो ये दोनों एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, कोरिलेटेड हैं। तो इस वजह से इनके जो सिद्धांत रहे हैं वो एक्चुअली में एक नैतिकता युक्तवादी सामान्य इच्छा एवं तात्विक इच्छा को केंद्रीय महत्व देके हुए भविष्य की सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, राइट। तो ये इनके इमैनुअल कांट के एक नैतिकतावादी विचार रहे हैं। तो थोड़ा हमने समझने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं कि इनकी नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना किस प्रकार के थे। नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना,
इनकी जो नैतिक शुद्धता की संकल्पना अगर देखी जाए तो एक्चुअली में ये देखते हैं कि इन्होंने राजनीतिक दर्शन का सार तत्व माना है। नैतिक स्वतंत्रता की जो संकल्पना है वो राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। राजनीतिक दर्शन की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में नैतिक से जुड़ी हुई है। ये किससे जुड़ी हुई है? नैतिक। नैतिक का मतलब मोरल्स होते हैं। जो नैतिक का अर्थ आप अगर लेना चाहो तो नैतिक एक प्रकार की वो चेतन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने को एक विवेकशील होने के कारण वो सभी कार्यों को, दिशा निर्देशों को सही और सही ढंग से करने का प्रयास करते हैं और वो मूल्यों पर आधारित होते हैं, उसे हम नैतिक बोलते हैं। ठीक, नैतिक का मतलब एक प्रकार की यही है कि मनुष्य के आंतरिक एवं बाहरी जो अंतर चिंतन के जो गुण हैं वो एक प्रकार शुद्धता पर आधारित होने चाहिए, वो पवित्र होने चाहिए, तो वो एक नैतिकता युक्तवादी प्राणी है। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं नैतिक है। तो राजनीति के अंतर्गत जो दर्शन है वो भी एक नैतिकता से युक्त है, यानी कि जो भी राजनीति रहेगी वो नैतिकता से युक्त रहेगी। कोई भी कृत्य अगर राज्य है, वहाँ की राजनीति है, कृत्य करती है तो वो नैतिकता से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसी भौतिकतावादी विचार नहीं होना चाहिए या कोई ऐसी मेटाफिजिक्स जैसे बहुत सारे मेटाफिजिक्स तो आप ले सकते हो, तत्व मीमांसा पर आधारित तो होते ही हैं। वैसे तो अलग से कोई भी विचार जैसे कि भौतिकता युक्त, जैसे कि हाँ तर्क बुद्धि या आप तर्क वितर्क करते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऐसे विचारों को उन्होंने नहीं माना है। लेकिन बस यही है कि आप कोई भी चीज़ है आप उनको प्रयत्नशील करते हुए उनको सोचने का प्रयास करते हो तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मेटाफिजिक्स होनी चाहिए, तत्व मीमांसा, यानी कि जिस ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम उस तत्व की प्रासंगिकता या तत्व की हम पहचान कर सकें या उस चिंतन के द्वारा उसको हम एक सचेत कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये चीज़ें या अनुभव, हम जैसे अनुभव को हम ले सकते हैं इसमें एक प्रकार से। तो अनुभव को हम दो आधार पर भी समझते हैं। एक अनुभव को हम अपनी एक आंतरिक चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से समझते हैं, एक अंदर को हम टच करके समझते हैं। तो अनुभव को एक तो हम दर्शन में समझने का प्रयास करते हैं और एक अनुभव को हम समझते हैं एक फिजिकली वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से, राइट। जैसे कोई भी पदार्थ वगैरह है उसको हम टच करते हैं तो वो अनुभव करते हैं उसका भी। तो वो भले ही वो एक देखा जाए तो ये वस्तुनिष्ठ है, वो चीज़ वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, राइट, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, वस्तुनिष्ठ इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन बात ये आती है कि वही अनुभव अगर हम किसी चिंतन प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो निश्चित ही रूप से वो आंतरिक चिंतन को प्रगति देती। आंतरिक चिंतन वही चिंतन जो नैतिकता युक्त से जुड़ा है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं या मनुष्य जिन चीज़ों से अपने को निपुणता रखना चाहता है। लेकिन कांट ने ऐसे विचार को प्रासंगिक माना है, लेकिन कांट ने स्वयं को ही दर्शन युक्त से जोड़कर रखा है कि मनुष्य कोई अलग से ज्ञान सीखने की क्या जरूरत है, मनुष्य स्वयं ही ज्ञानी है, मनुष्य सब कुछ ही स्वयं विवेकशील है, वो सब कुछ जानता है, राइट। तो वो कोई अनैतिकृत कर ही नहीं सकता है। तो इनके तो विचार ऐसे थे। तो राजनीतिक दर्शन में अगर कोई भी नैतिक से राजनीतिक जो है, जो भी राजनीति से जुड़ी जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी उससे जुड़ी मतभेद हैं या कोई नियम है, फॉलो जो कानून है, वो एक्चुअली में नैतिकता से युक्त होने चाहिए, नैतिकता से बाहर नहीं होने चाहिए। तो नैतिक स्वतंत्रता संकल्पना के अंतर्गत इन्होंने इसी विचार को रखा है कि व्यक्ति जो है वो स्वयं में साध्य है, व्यक्ति जो है वो स्वयं में साध्य है तथा वो उस चीज से प्रेरित है, विवेक से वो क्या है, प्रेरित है और किसी दूसरे के मतलब कृत्य पर किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करता है वो, राइट। और ये साथ ही साथ देखा जाए अगर वो कार्य कर रहा है तो सार्वजनिक हित में होना चाहिए, ये भी बात उन्होंने कही है। दूसरी तरफ तो एक व्यक्तिवादी तो हैं ही, लेकिन इनके विचार एक प्रकार के देखे जाएं तो सार्वजनिक हित को महत्व देते हैं। वो किस प्रकार से देते हैं कि अगर आप नैतिक स्वतंत्रता का प्रयोग करते हो तो वो दूसरे को, सार्वजनिक हित को भी ध्यान में रखना है। सार्वजनिक हित का मतलब ये है कि एक जनता का हित, जनता अगर आप कोई भी स्वतंत्रता निर्णय लेते हो तो निश्चित रूप तो विवेकशील तो हैं, नैतिकता युक्त तो हैं, लेकिन नैतिकता युक्त जो कुछ नियम ऐसे भी हो सकते हैं जो जनता के विरोध में हो, लेकिन उन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही अपने देखा जाए तो ऐसा स्वार्थ पूर्ति वाला कृत्य नहीं करना है, स्वार्थ वाला कोई कृत्य नहीं करना है। वो कृत्य अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से सार्वजनिक हित में होना चाहिए। इनका मतलब ऐसे प्रकार की नैतिक स्वतंत्रता को उन्होंने महत्व दिया था, ठीक है। और व्यक्ति स्वयं में साध है, उस पर किसी प्रकार का बाहरी शक्ति या बाहरी कोई संप्रभुता का प्रयोग नहीं करना चाहिए
क्योंकि मनुष्य हर चीज करने के लिए स्वतंत्र है और वो नैतिकता युक्त प्राणी है और निश्चित रूप से वो कर्तव्य की भावना से प्रेरित है। ठीक, कर्तव्य की भावना से वो प्रेरित है, इच्छा पूर्ति से वो प्रेरित है, इसलिए उसकी जो स्वतंत्रता है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता है वो एक सच्ची स्वतंत्रता है। यानी कि इस नैतिक स्वतंत्रता को उन्होंने सच्ची स्वतंत्रता के रूप में परिवर्तित किया। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब यही है कि अगर वो कोई भी निर्णय लेता है, डिसीजन है, ठीक है, वो डिसीजन उसकी नैतिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक, वो स्वतंत्र है तो नैतिक से अगर वो डिसीजन जुड़ा है, अगर वो कृत्य सार्वजनिक हित के लिए और अपने स्वयं के हित के लिए दोनों को समन्वय का कार्य करते हैं तो वो निश्चित रूप से वो सच्ची स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता कोई भी नहीं है। राइट, तो अब समझते हैं इसका जो नैतिक स्वतंत्रता की जो संकल्पना थी वो एक्चुअली में इन्होंने देखा जाए तो मनुष्य को हित में और व्यक्तिगत एवं मानव के हित को ध्यान में रखते हुए इन्होंने समन्वय करने की बात कही थी, उसे हम सच्ची स्वतंत्रता बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में उन्होंने स्वयं का हित और व्यक्ति का समान जो बाहरी हित है उनको बस ध्यान में रखना है। तो इसलिए मनुष्य जो है वो एक स्वयं में स्वतंत्र है, हर चीज में स्वतंत्र है, लेकिन मनुष्य को कोई भी प्रकार का ऐसा बाहरी दबाव या कोई दास जैसे उसे नहीं बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे ये था कि जैसे कोई भी व्यक्ति है तो वो स्वयं में साध्य है, वो किसी भी कृत्य करने की स्वतंत्र है, तो उसे दास नहीं बनाया जा सकता है, वो किसी का साधन नहीं बन सकता है, वो किसी का साधन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो जो भी निर्णय लेता है वो राइट डिसीजन को होते हैं। दूसरी बात है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, वो विवेकशील प्राणी है। ठीक, और वो प्राकृतिक है, मानवीय नहीं है, वो प्राकृतिक है। और प्राकृतिक की वजह से उसमें जो नैतिकता है, उसमें जो नैतिकता जो निहित है वो निश्चित रूप से राइट डिसीजन की होगी। और जब वो हर कृत्य करने के लिए स्वतंत्र है तो हर मनुष्य एक समान है, हर मनुष्य एक समान है। और एक समान होने की वजह से वो व्यक्ति जो है किसी का साधन नहीं हो सकता है, सभी अपने स्वयं में साध्य हैं। ठीक, स्वयं में अपने अपने व्यक्ति सभी साध्य हैं, वो किसी का साधन नहीं हो सकता है, ना किसी का दास हो सकता है। राइट, तो इनके जो विचार रहे वो नैतिक स्वतंत्रता संकल्पना संबंधित इतने ही रहे हैं। राइट, तो हम समझते हैं कि इनके जो विचार हैं वो किस प्रकार के नैतिक स्वतंत्रता से संबंधित रहे, इनके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्पष्ट चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं सार्वजनीय नियम। इनका एक विचार और है, ये पहला था। ठीक, अब दूसरा सार्वजनीन नियम। ये जो नियम है ये एक प्रकार से देखा जाए कि सार्वजनिक हित को लेकर के है। वो किस प्रकार से, जैसे सब व्यक्ति हैं अपने ज्ञान प्राप्त करके एक ऐसी इच्छा करते हैं जिससे वो उन इच्छाओं को एक उनको लगनशील होती है। ठीक, हर व्यक्ति जैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ठीक, और ज्ञान प्राप्त जब वो करता है तो वही ज्ञान जो है एक सार्वजनिक नियम बन जाता है। जैसे कि ये कोई ज्ञान है, ठीक, यहाँ का व्यक्ति इसे प्राप्त करना चाहता है, ये भी इसे प्राप्त करना चाहता है, इसे ये भी प्राप्त करना चाहता है, सभी व्यक्ति चारों तरफ से इसको प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो ज्ञान है वो क्या है? सार्वजनीय नियम है जो स्थायी है। जो नियम है वो एक्चुअली में स्थायी है। क्यों? क्योंकि इनके जो विचार हैं वो सीधे सीधे यही है कि ज्ञान की जो अभिलाषा है, ज्ञान की जो एक मनोवृत्ति या प्रवृत्ति हम जिसे ले सकते हैं, एक चिंतन है, वो प्रत्यय हम कहते हैं उसको, प्रत्यय है, वो एक्चुअली में हर मनुष्य उस चीज़ तक प्राप्त करना चाहता है। ठीक, और उस प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य अपना अपना साधन का प्रयोग करते हुए प्रयास करता है। तो ज्ञान जो एक्चुअली में है वो सार्वजनिक नियम है, वो सभी के लिए समान है, सभी के लिए एक प्रकार का नियम है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसके कुछ साधन है, तो अगर वो साधन सभी के लिए एक प्रकार से देखे जाएं तो वो सार्वजनीय है, सभी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ज्ञान की जो अभिलाषा है वो सार्वजनिक नियम के अंतर्गत ही आती है। स्पष्ट कर समझते हैं कि किस प्रकार से, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो चिंतन प्रक्रिया, विवेकशील तो सभी हैं, सभी विवेकशील हैं, तो वो चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं। वैसे तो व्यक्ति स्वयं में साध्य है, स्वयं में साध्य का मतलब ये है कि व्यक्ति हर चीज़ में साध्य है, और ये जो व्यक्ति है
ये क्या करता है कि इस चीज़ को पाता है, इस चीज़ को पाने का प्रयास करता है। तो इसे प्राप्त करने के लिए वो साध तो है ही, साध का मतलब यही है कि एक प्रकार की ईश्वरी समझ लो उसे, वो ईश्वरी तो है ही, लेकिन उसमें अंतर्गत जो गुण है, जो ज्ञान है, उसके अंदर जो प्राप्त करता है वो एक सार्वजनीय नियम है, यानी कि सभी के लिए है, वो एक समान है, सभी के लिए एक समान है। निश्चित रूप से क्यों वो सभी के लिए एक समान क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति एक साध्य है, हर व्यक्ति जब स्वयं में साध्य है तो निश्चित रूप से जो ज्ञान है वो भी सभी के लिए तो स्वयं बराबर होगा ना, इक्वल होगा। सभी के जब साध्य है तो सभी का ज्ञान समान होगा। ज्ञान समान होना, जैसे कि ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि ज्ञान जो अर्जित करते हैं वो देखा जाए तो इस चीज को लेकर, बिंदु को लेकर वो सभी समान रूप से धारण करने का प्रयास करते हैं। ठीक, व्यक्ति स्वयं में सभी साधन सभी प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो ये जो ज्ञान है वो एक सार्वजनिक नियम है, सभी के लिए समान है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको सार्वजनिक नियम की अवधारणा समझ में आ गई होगी। अगर आप दूसरी जैसे विचार लेना चाहो कि जैसे कि मनुष्य के अंदर कोई भी तर्क बुद्धि है, ठीक है, अगर उसके मन में कोई भी ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जैसे चोरी मत कर, ठीक, तो यह विचार एक सार्वजनिक नियम का रूप धारण कर लेता है। जैसे कोई भी विचार है जैसे कि चोरी करना, ठीक, जैसे चोरी करने की अगर हम बात करें तो ये जैसे चोरी है, तो कोई सामान रखा है, इसके ये क्या है, यहाँ सभी व्यक्ति हैं इस चीज को देखते हैं, ठीक, इस चीज को देखते हैं, तो उनके अंतर्गत एक विचार यही आती है कि क्योंकि व्यक्ति सभी नैतिकता युक्त हैं तो वो ये सोचते हैं कि चोरी मत करो, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तो ये मनुष्यों में क्या आती है, अवधारणा आ जाती है। हर मनुष्य में नहीं आती है, लेकिन अधिक से अधिक में आती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अनुचित है। और जब ये अनुचित है तो ये जो चोरी मत करना, चोरी नहीं करना, यानी चोरी मत करना एक प्रकार का ये भी क्या है, सार्वजनिक नियम है। उम्मीद करते हैं आपको ये सार्वजनिक नियम की अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी कि कोई भी मनुष्य है, अगर वो चीज जिस चीज से वो अपनी प्रेरित हो रहा है, निश्चित रूप से वो अनुभव मूलक से भी हम बोल सकते हैं उसको, यानी कि अपनी ज्ञान तत्व की मीमांसा से उसे हम बोल सकते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक, तो वो एक प्रकार का सभी के लिए तो समान ही तो है। कोई भी वस्तु है वो एक निरपेक्ष है, वो निश्चित रूप से निरपेक्ष है, तो वो सभी की समान ही तो है सभी के लिए, और वो 100% क्या है, वो सार्वजनिक नियम में आती है। तो इनका जो सार्वजनिक नियम का जो सिद्धांत है वो एक्चुअली में ज्ञान से संबंधित है, और ज्ञान के अंतर्गत तो आप कुछ भी ले सकते हो, वस्तुनिष्ठ चीज़ें ले सकते हो, राइट, या आप कुछ ऐसी चिंतनशील वस्तुएं ले सकते हो जिन पर हम केवल अपने आंतरिक इंद्रियों के माध्यम से उसे जानने का प्रयास करते हैं, तो ये चीज़ें आप ले सकते हो। तो इनके जो विचार थे वो सार्वजनिक नियम के अंतर्गत यही थे कि कोई भी ज्ञान है, अगर वो ज्ञान देखा जाए तो सभी के लिए सार्वजनिक नियम को अवधारण करता है। वो निश्चित रूप से वो प्रत्यय जो है वो सभी उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, अपनी ज्ञान तत्व मीमांसा के माध्यम से वो प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से वो एक सार्वजनिक नियम के अंतर्गत ही आएगा, वो सभी के लिए एक समान है। उम्मीद करते हैं आपको सार्वजनिक नियम का जो सिद्धांत है वो स्पष्ट हो गया होगा। चलिए, आशा करते हैं ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। लेकिन देखे जाएं तो ये जो सार्वजनिक नियम है ये चिंतनशील पे ही निर्भर नहीं है, ये विशेष याद रखना, सार्वजनिक नियम चिंतनशील पे नहीं है। कुछ ऐसे हैं जैसे कि चोरी करना मत करना, ठीक, ये चोरी मत करने की बात हमने जो स्पष्ट की थी, ठीक है, अगर इस चीज़ को लेकर के देखा जाए तो ये वैसे ज्ञान से भी जुड़ा एक सेगमेंट आता है। दूसरी बात ये आती है कि अगर चोरी करते हो, निश्चित रूप से हर व्यक्ति एक रूप से तो है नहीं, वो सार्वजनिक नियम के अंतर्गत बधे ही आता है, लेकिन वो हर व्यक्ति ऐसा तो है नहीं कि चोरी नहीं करेगा, तो कुछ चोरी भी करते हैं। तो उनको नियंत्रण करने के लिए वहाँ पर राज्य है, क्या है, वहाँ पर राज्य है, और ये राज्य जो है वो एक आवश्यक है, ठीक, ताकि वहाँ की नैतिक जो स्वतंत्रता है, ठीक है, नैतिक स्वतंत्रता है वो राज्य उसे कायम रखे। राज्य वहाँ पर जो नैतिक स्वतंत्रता है व्यक्तियों की वो उसको कायम रखे, इसके लिए वहाँ पर राज्य जो है वो चोरी जैसी जो स्थितियाँ अगर बनती भी हैं, ठीक है, वैसे सार्वजनिक नियम में आती ही है, वो हर व्यक्ति तो नहीं करता है, कुछ करते हैं, तो वो एक्चुअली राज्य वहाँ पर है वो नैतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वहाँ पर राज्य जो है नैतिक सिद्धांतों का ही पालन करेगा। और निश्चित रूप से अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा अनुचित कृत्य करता है तो वैसे तो उसके लिए विवेकशील है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं में साथ है तो वो उसके लिए विवेक ही है, राइट। तो वो अगर वो करता है तो राज्य उनको नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए सार्वजनिक नियम को
नियम का फॉलो करते हुए, सार्वजनिक नियम को मानते हुए उस विचार को क्या करेगा, स्पष्ट करेगा और उस व्यक्ति की जो चोरी है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। तो ये जो विचार रहे थे नैतिक स्वतंत्रता का विचार है, राज्य के अस्तित्व में देखने को मिलता है। यानी कि नैतिक स्वतंत्रता जो विचार है वो राज्य के अस्तित्व में लेकर ही मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति तो ऐसा है नहीं, भले ही व्यक्ति स्वयं में साध्य है लेकिन हर व्यक्ति तो ऐसा है नहीं। तो इसके लिए नैतिक स्वतंत्रता जो है वो कहीं ना कहीं कुछ सेगमेंट के लिए वो राज्य से नियंत्रण देखने को मिलती है, यानी कि राज्य द्वारा वो नियंत्रण देखने को मिलती है। वो मिलती है कहाँ पर, ये सार्वजनिक नियम के सिद्धांत में। कांट के विचार थोड़े टफ हैं और कठिन हैं, थोड़ा एक बार अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो निश्चित ही आप समझ सकते हैं उसको। चलिए, तो इस आशा में उन्होंने नैतिकता युक्त और सामाजिक अनुबंध, यानी कि राज्य के बीच एक सामाजिक अनुबंध की बात कही है। व्यक्ति और राज्य सामाजिक अनुबंध की अगर हम समझते हैं थोड़ा, सामाजिक अनुबंध एक्चुअली में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था ये भी रूसो का ही विचार था, ठीक, जो जिन्होंने प्राकृतिक दशा से ठीक है, और जो वर्तमान का जो मनुष्य एक मानवीय मनुष्य जो है वर्तमान का, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट रखा था अधिकारों को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर के, समानता को लेकर के, तो सामाजिक अनुबंध था। लेकिन सामाजिक अनुबंध का इन्होंने जो प्रयोग किया है वो राज्य की नैतिक स्वतंत्रता, सॉरी यहाँ विवेक, मनुष्य की एक नैतिक स्वतंत्रता एवं राज्य के बीच कॉन्ट्रैक्ट रखा है, राज्य के बीच। तो राज्य एक्चुअली में इन्होंने राज्य को क्या माना है, ये भी नैतिक युक्त होना चाहिए, ठीक, ये नैतिक युक्त होना चाहिए। और संभवतः जब ये नैतिक युक्त होगा तो यहाँ पर जो मनुष्य का जो नैतिक स्वतंत्रता है, ठीक है, इसको भी नियंत्रण किया जा सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इनके बीच एक जो संबंध रहेगा वो कौन सा रहेगा, सामाजिक अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वैसे तो विवेकशील उन्होंने माना है, व्यक्तिवादी विचारक हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए तो हैं ही। समाज की जो परिस्थितियां हैं वहाँ पे जो समाज के कुछ अपने जो नियम हैं, ठीक है, कानून हैं, राइट, समाज के हैं, तो उनको तो समझना पड़ेगा ना। तो भले व्यक्ति विवेकशील है, स्वयं में साध्य है, सब कुछ है, ओके, लेकिन उसके कुछ तो अवधारणा ऐसी बनती हैं जो समाज द्वारा जुड़ी होती हैं, कुछ समाज से उसका संबंध होता ही है, ठीक है, भले ही स्वयं में सब कुछ है, समाज से जरूर संबंध होता है। तो समाज में जो उसकी नैतिक स्वतंत्रता है व्यक्ति की, वो राज्य की नैतिक स्वतंत्रता को उन्होंने जोड़कर रखा है, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो सामाजिक अनुबंध दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस राज्य की जो सामाजिक अनुबंध का जो परिणाम है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनके विचार हैं वो सामाजिक अनुबंध को लेकर के इसी प्रकार के हैं। दूसरी बात ये आती है कि इन्होंने एक बात और कही थी कि सामाजिक अनुबंध से ही क्या है, मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर देते हैं। वो किस बेसिस पे कहा था उन्होंने, समझते हैं, देखो, कि नैतिक स्वतंत्रता का त्याग करना, यानी कि मनुष्य जो होते हैं वो नैतिक स्वतंत्रता का त्याग कर देते हैं। वो किस बेस पर करते हैं, जैसे सामाजिक, वैसे तो सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत उन्होंने एक बात की है, लेकिन ये अपवाद के रूप में है, ठीक। तो सामाजिक अनुबंध में जो मनुष्य अपनी नैतिक स्वतंत्रता का जो है वो त्याग कर देते हैं, वो त्याग कौन सामाजिक अनुबंध में करते हैं, जैसे कि कुछ स्वार्थपन में, जैसे स्वार्थपन में मान लो मनुष्य एक नैतिक स्वतंत्रता से युक्त है, तो अगर वो कृत्य करता है, वो भी स्वतंत्रता है, तो ऐसी स्वतंत्रता का वो त्याग कर देते हैं जो स्वार्थ के हित में है, जो स्वार्थ के हित में है। उन्होंने यही स्पष्ट किया है कि मनुष्य स्वार्थी नहीं है, मनुष्य स्वार्थी नहीं है, वो सामाजिक अनुबंध में के अंतर्गत ही आएगा। और वो मनुष्य जो नैतिक स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा वो निश्चित रूप से क्या ना होना चाहिए, वो एक स्वार्थपन में नहीं होना चाहिए। और ऐसी नैतिकता का वो क्या करते हैं, वो त्याग करते हैं, ऐसी नैतिक स्वतंत्रता को त्याग करते हैं जो स्वार्थ के हित में या अपने व्यक्तिगत हित में, यानी कि स्वार्थपन, व्यक्तिगत एक अलग हित हो गया, व्यक्तिगत तो सभी चाहते हैं, लेकिन ऐसा हित नहीं होना चाहिए जो स्वार्थ में हो या दूसरों का ठोस पहुंचे, ऐसा हित नहीं चाहिए। ऐसा हित को जो, ऐसी हित की जो मनुष्य की नैतिक स्वतंत्रता है उसका त्याग करते हैं और पुनः ऐसी नैतिकता को धारण करते हैं, पुनः ऐसी नैतिकता का वो धारण करते हैं जो सार्वजनिक हित में हो, ठीक, जो सार्वजनिक हित में हो। तो ऐसी नैतिकता को ये धारण करने का प्रयास करते हैं
जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भरपूर स्वतंत्रता को महत्व स्थापित करते हैं। और ये सार्वजनिक हित की जो स्वतंत्रता है, पुनः जो नैतिकता की जो स्वतंत्रता धारण करते हैं, ये पूर्ण स्वतंत्रता है। ये कैसी है? पूर्ण स्वतंत्रता है। ओके, नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये भी आएगी, लेकिन ये पूर्ण स्वतंत्रता है। पूर्ण स्वतंत्रता तभी है जब वो अपना स्वार्थ का जो स्वार्थपन का जो नैतिक स्वतंत्रता है उसका त्याग करके और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए वो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हैं, तो वो एक पूर्ण स्वतंत्रता है उसके। और इसे राज्य द्वारा विधायी इच्छा की देन माना जाता है। ठीक, ये जो पूर्ण स्वतंत्रता है ये राज्य की विधायी इच्छा पर निर्भर है। राज्य की विधायी इच्छा पर ये निर्भर है। उम्मीद करते हैं इनका जो सामाजिक अनुबंध है वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने सामाजिक अनुबंध में एक बात और कही है, लाभ को लेकर के। जो लाभ होना चाहिए वो परस्पर होना चाहिए, स्वार्थ में नहीं होना चाहिए। मैंने आपको स्पष्ट किया है कि इन्होंने स्वार्थपन का जो जो बात कही है नैतिक स्वतंत्रता उसका त्याग करते पुनः जो राज्य विधायिका की जो एक पूर्ण स्वतंत्रता है उसका जो, जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, जैसे मनुष्य ऐसे नैतिक स्वतंत्रता से युक्त है और काफ़ी ऐसे होते हैं स्वार्थ के लिए ऐसा कृत करते हैं, अपनी स्वार्थपन में लाभ कमाते हैं, तो ऐसी स्वतंत्रता का त्याग कर देना चाहिए। और जब ऐसी स्वतंत्रता का जब त्याग होगा तो निश्चित रूप से आपको फिर एक स्वतंत्रता दी जाती है, वो विधायी स्वतंत्रता। और विधायी स्वतंत्रता वो किस प्रकार की होनी चाहिए? वो सार्वजनिक हित के लिए। और सार्वजनिक हित में जब स्वतंत्रता रहेगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है वो जो लाभ प्राप्त करेगा वो परस्पर, कैसा लाभ प्राप्त करेगा? परस्पर करेगा, तो निश्चित रूप से वो सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सामाजिक अनुबंध स्पष्ट हो गया होगा कि इन्होंने एक मनुष्य दूसरी स्वतंत्रता से या व्यक्ति से जोड़ने का जो इन्होंने प्रयास किया था वो एक्चुअली में एक देखा जाए तो सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, इसमें स्वार्थ को बढ़ावा नहीं देना है, बस ये आपको याद रख लेना है। चलिए, तो आशा करते हैं सार्वजनिक नियम है, सामाजिक अनुबंध है, व्यक्तिवादी विचार है, नैतिकतावादी इनके विचार हैं, विवेकशील वाले सब समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि व्यवहारिक विवेक मानव गर्मा। व्यवहारिक विवेक मानव गर्मा। व्यवहारिक विवेक और मानव गर्मा, ये एक्चुअली में थोड़ा विचार इनको समझते हैं। देखिए क्या है कि इन्होंने इस चीज को थोड़ा उनकी मानव की गर्मा या व्यवहारिक विवेक को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मुझे तत्व मीमांसा की बात करनी पड़ेगी। तत्व मीमांसा यानी कि जो इन्होंने बुक जो लिखी थी वो बुक हमने आपको बताई थी, ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स। यानी कि जो तत्व मीमांसा है वो एक्चुअली में मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों में आपने जैसे समझा होगा, सुना होगा, आँख, कान, नाक, सिर, त्वचा, ठीक, इनसे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इनसे हम क्या करते हैं? ज्ञान को प्राप्त करते हैं और सृष्टि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन सृष्टि को अगर हम देखते हैं तो दो रूप में समझने का प्रयास करते हैं। पहले यहाँ थोड़ा समझ लो। एक तो सृष्टि को हम अनुभव, जैसे एक अनुभव ऐसा होता है जैसे कि आप तत्वमीमांसा से हम ले लेते हैं, जैसे हम सीधा सीधा जो मेटाफिजिक्स होते हैं तत्वमीमांसा, वो एक्चुअली में जो बाहरी एक आवरण दिखता है, ठीक, जो बाहरी आवरण दिखता है, जैसे हम आँख है, कान है, नाक, सिर, त्वचा, ठीक, इससे हम सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, और उसके वैसे जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो चीज़ें असंभव है। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत जैसे आँख है, कान है, नाक है, आँख, कान, नाक, जीभ, ठीक, इससे हम क्या करते हैं? तत्व मीमांसा से सृष्टि का जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन सृष्टि को हम इस चीज़ से जान नहीं पाते। सृष्टि को इस चीज़ से जान नहीं पाते हैं। क्यों? सृष्टि का जो यथार्थ रूप है, सृष्टि का जो यथार्थ रूप है या वस्तुनिष्ठ जो रूप है, उस रूप को हम इन चीज तत्व मीमांसा से स्पष्ट समझ नहीं सकते। ये इनके विचार हैं, ठीक, हमारे नहीं है, इनके विचार हैं। इन्होंने यही बात कही कि जो
आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, मानव से संबंधित ही है। सॉरी ये भारत नहीं है, ये आँख है। आँख, कान, जो नाक, जो जीभ है, जो तत्व मीमांसा के जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक, ज्ञानेंद्रियां से हम अनुभव के आधार पर जो समझने का बाहरी सृष्टि को समझते हैं, ठीक है, वो सृष्टि को समझना असंभव है, वो सृष्टि को समझना असंभव है। जबकि जबकि व्यवहारिक विवेक के माध्यम से, जबकि व्यवहारिक विवेक के माध्यम से हम ज्ञान का पता लगा सकते हैं, इस जगत का पता लगा सकते हैं। व्यवहारिक विवेक के माध्यम से व्यवहारिक विवेक के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और वो ज्ञान जैसे जो सृष्टि का है, आंतरिक ज्ञान, इसे हम बोलते हैं चिंतन, इसे हम बोलते हैं चिंतन, यानी ज्ञान मीमांसा। ज्ञान की मीमांसा, मीमांसा का मतलब एक चिंतन से जुड़ा शब्द है, ठीक, चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, वो ज्ञान मीमांसा है। और ये जो ज्ञान है वो हम किससे प्राप्त करते हैं? विवेक के माध्यम से, उसे चिंतन प्रक्रिया से जोड़ करके हम इसे समझते हैं कि ज्ञान को हम चिंतन प्रक्रिया माध्यम से हम सृष्टि को समझ सकते हैं। लेकिन तत्व मीमांसा, आँख, कान, नाक, जीभ है, इस सृष्टि को हम यथार्थ रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं समझ सकते। तो ये व्यवहारिक विवेक और मानव गर्मा के अंतर्गत उन्होंने ये बात स्पष्ट की है, राइट, कि जो ज्ञान मीमांसा में अनुभव के आधार पर हम ज्ञानेंद्रियां से, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक, पर सृष्टि के बारे में जान पाना संभव है। इनका एक बात यही आती है कि ज्ञान मीमांसा, यानी कि ज्ञान मीमांसा ये शब्द है, ठीक, तो ये तत्व मीमांसा है। तो तत्व मीमांसा में जैसे आँख से भी हम देखते हैं, नाक से, जीभ से उसे टच करके भी देखते हैं, तत्व मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा को भी तो हम उसी चीज़ से समझते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियों में तो यही चीज़ आती है, आँख, कान, नाक, जीभ। तो ये दो प्रकार से यूज होती हैं, जैसे किसी को छू करके देखना, ठीक, किसी को छू करके देखना, या हम इनका प्रयोग करते हुए आंतरिक चिंतन करना, वो हम ज्ञान मीमांसा में ले सकते हैं। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को। लेकिन हम अगर इन चीज़ों से तत्व मीमांसा को समझते हैं, वो तर्क बुद्धि समझते हैं, तो यथार्थ रूप है, वो यथार्थ रूप को समझना, सृष्टि को समझना असंभव है। इनका विचार इस प्रकार का है। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा है, समझ लेते हैं। उन्होंने यही माना है कि जो भौतिक जगत है वो एक्चुअली में बंधा सा नहीं है, बस उसको समझने के लिए हमें उचित मार्ग अपनाने की ज़रूरत होती है, जिसे हम नैतिक नियम से प्राप्त कर सकते हैं। नैतिक नियम हम अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो तत्व मीमांसा की देन, यानी कि एक्चुअली में तत्व मीमांसा की देन ही ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा की देन ज्ञान ही मीमांसा है। अगर हम इस चीज़ से अर्जित नहीं कर सकते, जैसे यथार्थ रूप, वस्तुनिष्ठ जो सृष्टि का रूप है, उसे अगर हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, यथार्थ रूप उसको हम नहीं समझ पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम इसके आधार पर ही ज्ञान मीमांसा का प्रयोग करते हुए सृष्टि को समझते हैं। बस यही इनका थोड़ा स्पष्ट विवरण है और कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने नैतिक नियम को प्रभु सत्ता का सिद्धांत माना। प्रभु सत्ता का सिद्धांत तो यही है कि मनुष्य स्वयं में साध्य है, वो संप्रभु है, राइट, बस यही है संप्रभुता का साथ। मानव गर्मा, अभी तो व्यवहारिक विवेक को समझा, इसी में हम समझते हैं अब मानव गर्मा। मानव गर्मा अगर देखा जाए, मानव गर्मा व्यक्ति मनुष्य के नाते एक सम्मान के पात्र है, ठीक है, और इसकी तुलना सांसारिक वस्तु से नहीं की जा सकती है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं में साध्य है, दूसरे का साधन नहीं हो सकता, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसलिए मनुष्य की सद इच्छा निरपेक्ष है। और अर्नेस्ट बार्कर ने भी मानव की स्वतंत्रता को स्वीकार किया है। देखो, मानव गर्मा में अगर देखा जाए तो व्यक्ति स्वयं में तो साध्य है ही, व्यक्ति स्वयं में साध्य है, और वो निश्चित रूप से किसी का साधन नहीं बन सकता। सभी स्वयं में साध्य है, कोई मनुष्य जब साध्य है तो वो किसी का साधन क्यों बनेगा? नहीं बनेगा ना, सभी स्वयं में साध्य है ना, ठीक। अगर आपको साधन बनाना है तो अपनी ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग कीजिए, अपनी त्वचा का इंद्रियों का प्रयोग कीजिए और ज्ञान को अर्जित कीजिए।
व्यक्ति स्वयं में साध्य है, सब कुछ स्वयं कर सकता है, वो नैतिक स्वतंत्र प्राणी है निश्चित रूप से, ठीक है। इसकी तुलना सांसारिक वस्तुओं से नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति है इसकी तुलना सांसारिक वस्तुओं से नहीं की जा सकती। सांसारिक वस्तुएं तो आप जानते ही हो, जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हमको दिखती हैं, ठीक है, जैसे कोई भी उत्पाद है या कुछ भी वस्तुएं हैं, गुड्स हैं जो हमको दिखते हैं, वो सांसारिक वस्तुएं, इनसे हम मनुष्य की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मनुष्य बनाता ही है। अगर जो चीज़ें मनुष्य बना रहा है, तो उनसे मनुष्य की तुलना क्या करेंगे? मनुष्य तो उनसे सर्वोपरि है, मनुष्य उनसे एक प्रकार से बढ़कर के है, ठीक है। जो चीज़ मनुष्य अपनी शोध के माध्यम से जो चीज़ें उत्पादक कर रहा है, निश्चय तकनीक कर रहा है, वो तो सांसारिक चीज़ें हैं ना, सांसारिक वस्तुएं हैं, ओके। और या कुछ प्रकृति के द्वारा, जैसे पूरा वातावरण जो दिखता है, पहाड़ हैं, ये रेगिस्तान जो दिखता है, ये एक सांसारिक चीज़ें हैं। मनुष्य को हम इनसे तुलना नहीं कर सकते। मनुष्य एक प्राणी है और सब जीव से बढ़कर के है, इसके विचार हैं। तो इसलिए व्यक्ति स्वयं में साध्य है। मनुष्य की देखी जाए जो इच्छाएं जो होती हैं वो सदिच्छा पर निर्भर करती हैं। मनुष्य की इच्छाएं कभी अनैतिक नहीं हो सकती हैं, वो सभी सदिच्छा पर निर्भर है, इसलिए उनकी स्वतंत्रता होना आवश्यक है। तो ये मानव की गरिमा है। तो मानव की गरिमा रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को कहीं भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सभी अपने में स्वयं में साध्य, सभी को नैतिक स्वतंत्रता है। तो इन्हीं के विचार को लेकर के अर्नेस्ट वार्कर ने एक बात कही है, जो अर्नेस्ट वार्कर रहे हैं। अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है कि मानव की स्वतंत्रता ही मनुष्य को विकास करने में एक साधन का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी कि मानव की स्वतंत्रता है, इसको सर्वोच्च स्वतंत्रता माना है। मानव स्वतंत्रता को सर्वोच्च माना है कि निश्चित रूप से अगर मनुष्य को स्वतंत्रता मिलेगी तो 100% है वो व्यक्ति स्वयं का साध्य है, और निश्चित रूप से वो इस स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा तो अपने को विकास कर लेगा, ओके। तो मनुष्य की स्वतंत्रता होना आवश्यक है। तो अर्नेस्ट वार्कर ने इस चीज का समर्थन किया था। पांचवा सेगमेंट जैसे आता है वो आता है राजनीति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अंतिम है राजनीति का स्वरूप। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो राजनीति है वो आदर्शवादी होनी चाहिए। आदर्शवादी का मतलब है नैतिकता, और राजनीति को इसके नीचे रखा। आदर्शवादी नैतिकता के अंतर्गत उन्होंने राजनीति को रखा है, क्योंकि अगर राजनीति निश्चित रूप से नैतिकता युक्त होनी चाहिए, कोई स्वार्थपन या उसमें कोई सी प्रकार की अराजकता नहीं होनी चाहिए, ठीक। और ये जो नैतिकता है तो वो एक प्रकार की देखा जाए तो निश्चित रूप से आदर्शवादी नैतिकता होनी चाहिए, क्योंकि आदर्श से मनुष्य क्या युक्त है, और जब मनुष्य निश्चित रूप से इस आदर्श से युक्त है तो वो राजनीति को संचालित करता है, तो 100% वो इस चीज़ का समर्थक रहेगा कि राजनीति नैतिकता से युक्त होनी चाहिए। यानी कि अगर मनुष्य स्वयं में साध्य है, विवेकशील है, तो वो वहाँ की जो राजनीति है वो 100% नैतिकता युक्त होगी, 100% है। वैसे तो उनके विचार नैतिकता होनी चाहिए की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो मनुष्य ही साध्य है, सब कुछ विवेकशील है, सब कुछ करता है, ठीक है, अपनी गरिमा को बनाए रखना है, व्यवहारिक विवेक का प्रयोग करेगा, तो 100% वो राजनीति को नैतिकता युक्त ही होगी। नैतिकता युक्त है तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो हर मनुष्य के लिए एक प्रकार की नैतिकता युक्त राजनीति होगी। तो इसमें सभी की एक प्रकार से देखा जाए तो नैतिकता रूप सहभागिता होगी, उनकी नैतिकता युक्त सहभागिता भी होगी, और जब नैतिकता युक्त सहभागिता होगी तो 100% है वो व्यवस्था गणतंत्र होगी। तो गणतंत्र व्यवस्था में किसका शक्ति होती है? लोगों में होती है, ठीक, ना कि बहुमत में। बहुमत में नहीं होती है, वो लोगों के हाथों में सीधी सीधी शक्ति होती है, और वो शक्ति है नैतिकता से युक्त, जिसे गणतंत्र व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको राजनीति का स्वरूप जो है वो थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। अगर और समझना है तो सदिच्छा से इन्होंने बात की है। सदिच्छा का तो मतलब यही है, सदाचार से युक्त जो इच्छाएं हैं वो प्रेरित होनी चाहिए, और मानव के अधिकार को बनाए रखना चाहिए। साथ ही साथ सार्वजनिक कानूनी न्याय को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक। कानूनी न्याय नैतिकता से न्याय होना चाहिए, और नैतिक सदिच्छा, नैतिक नियम, ठीक है, इनके प्रति जो राज्य है उसकी संभावना होनी चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो कानूनी प्रेरणा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति संबंध कानूनी प्रेरणा से युक्त होनी चाहिए, ओके। साध्य लोक की संकल्पना का इन्होंने एक विचार दिया था। अगर उसमें समझना चाहो तो इन्होंने सार्वजनिक कानूनी न्याय को कला, कौशल और नैतिकता के बीच सेतु का निर्माण करने की बात कही थी इन्होंने।
जैसे सादलोक, थोड़ा समझ लो, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल जो उन्होंने जो राजनीति का स्वरूप था ये बस नैतिकता युक्त होनी चाहिए और उन्होंने गणतंत्र का समर्थन किया था। ओके, अब आ जाओ सादलोक पर। सादलोक की इन्होंने जो विचार दिया है, सादलोक का मतलब एक प्रकार से लोक का तो आप समझ सकते हो काफ़ी व्यापक बड़ा शब्द है जिसमें कई आयाम निकल के आ सकते हैं। लोक का एक प्रकार का जनता से आप जोड़ सकते हो, और लोक का यहाँ अर्थ ये होता है कि जनता से जुड़ी जो बहुआयामी एक विचार है या संरचना है, ठीक है, वो साध होनी चाहिए, साध से युक्त होनी चाहिए, तो वो एक साध लोक है। और साध लोक का विवरण आप चिंतन प्रक्रिया से ही समझ सकते हो, वैसे तो समझना असंभव है, उसे चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से ही समझ सकते हो, क्योंकि लोक और साध होना चाहिए। तो साध लोक का मतलब यही है कि मनुष्य जितने भी हैं, जो भी हैं, ठीक है, जो जनता है निश्चित रूप से नैतिकता युक्त होती है, तो 100% है, उसके सभी संरचनाएं, नियम जो भी हैं, कायदे हैं, अपने कानून हैं, वो साध्य होंगे, क्योंकि नैतिकता युक्त तो सभी साध्य होंगे। साध लोक की विवरण यही है कि जो कानूनी है, न्याय है, वो नैतिकता के बीच सेतु का निर्माण करती हैं, और कानूनी न्याय भी कानूनी भावना के अनुरूप साध्यों से युक्त होना चाहिए, इसलिए उन्होंने साध्यों का समर्थन किया था। तो नैतिकता साध्य की सिद्धि के लिए कानूनी प्रेरणा का सहारा लेना जरूरी है, यानी नैतिकता साध्य की सिद्धि के लिए, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि नैतिकता साध्य की सिद्धि के लिए कानूनी प्रेरणा सहारा लेना जरूरी है। अगर आप किसी चीज से भटक रहे हो, ठीक, अगर आप साध्य के लिए, साध्य तो हुई नैतिकता की, अगर आप इनसे भी भटक रहे हो, इनसे आप भटक रहे तो 100% है कि आपको राज्य की सहायता लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य की सहायता में जितने भी यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि राज्य भी तो नैतिकता युक्त है और राज्य तो नैतिकता से युक्त है, तो 100% है इसमें जो काम कर रहे हैं वो भी नैतिकता से युक्त है ना, और वो सामूहिक रूप से हैं, तो वो क्या करेंगे आपको, अगर आप इस चीज़ से थोड़ा भी अपनी साधन से भटक रहे हो तो 100% है वो राज्य से आप सहारा लो, और 100% है वो नैतिकता से युक्त जो लोग हैं आपको साध्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये इनके विचार रहे हैं, तो आप समझ सकते हो, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, अगर आप इनका मूल्यांकन करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मूल्यांकन में आप जोड़ सकते हो कि ये व्यक्तिवादी विचारक रहे हैं, और व्यक्तिवादी विचारक में इन्होंने सबसे ज़्यादा विवेक को माना है, और विवेक के साथ साथ मनुष्य को साध मान लिया, मनुष्य को साध माना है, और मनुष्य साध है तो 100% है, इस पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव या कोई साधन ये किसी का नहीं बन सकता है, ठीक। दास जैसी प्रथा का इन्होंने खंडन किया है। दूसरी बात मूल्यांकन में कर सकते हो कि अगर नैतिक स्वतंत्रता की इन्होंने बात की है, और नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो ये निर्णय लेंगे, ठीक, जो ये निर्णय लेंगे वो निर्णय सर्वोपरि हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक, वो निर्णय सर्वोपरि है, स्वतंत्र हैं, और निश्चित रूप से वो एक्चुअली में देखे जाएं तो नैतिकता से युक्त हैं, नैतिकता से युक्त हैं, तो इनके निर्णय आप ये बोल सकते हो। ओके, मूल्यांकन के अंतर्गत अगर आप कोई भी अनुचित जैसे कोई कृत्य है, ठीक, वो है तो नैतिकता से, तो वो राज्य द्वारा नियंत्रण किया जाएगा, राज्य क्योंकि नैतिकता से युक्त राज्य है ना, तो उसके द्वारा ही नियंत्रण किया जाएगा, आप ये मूल्यांकन कर सकते हो। राज्य का स्वरूप भी नैतिकता से आप ये भी बता सकते हो मूल्यांकन में, और आप वो कह सकते हो कि मानव की जो गरिमा है व्यक्ति स्वयं में साध्य है, उस पर किसी का साधन नहीं हो सकता है, और दूसरी बात यही है कि मनुष्य जो है अपनी सदिच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लेता है, आप ये बोल सकते हो। ओके, वैसे ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, नैतिक स्वतंत्रता की संकल्पना के विचार आप दे सकते हो, और व्यवहारिक विवेक की बात भी कर सकते हो, और साथ ही साथ देखा जाए तो सामाजिक अनुबंध की बात कर सकते हो, सामाजिक अनुबंध की जो मैंने अभी आपको बताए थे। ओके, तो ये मूल्यांकन में आप स्पष्ट कर सकते हो, कुछ ज़्यादा इसमें कठिन है नहीं, एक दो बार आप पढ़ोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। निष्कर्ष अगर आप देना चाहो तो निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हो कि व्यक्ति को स्वयं में साध्य मानते हुए कांट ने विवेकशील प्राणी माना, जो नैतिक स्वतंत्रता के माध्यम से किसी भी कृत्य करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे उचित एवं
औचित्य के रूप में निर्धारित करते हुए राज्य द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो सॉरी हाँ, और राज्य एवं व्यक्ति की नैतिकता के बीच एक सामाजिक अनुबंध को निर्धारित करते हुए इन्होंने सार्वजनिक हित को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में वरीयता दी और अंतिम में राजनीतिक स्वरूप में नैतिकता से मनुष्य को प्रेरणा मिलते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने एक नैतिकता को प्रेरणा देते हुए ज्ञान प्राप्ति में इन्होंने एक उचित सार्थकता प्रदान की। इस प्रकार से आप निष्कर्ष लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें, कांट के जो विचार थे काफ़ी कठिन विचार हैं, कांट को हर कोई ऐसे नहीं बता पाता है। बस यही है कि थोड़ा आप 1-2 बार रिवाइज करोगे तो 100% है ये बन जाएगा, माइंड में फिट हो जाएगा। चलिए।